नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं सीजीजीएस का सीरीज 4। ये हम लोग अभी परीक्षा तक करने वाले हैं। इसमें आपका बहुत सारा सीजी का पोर्शन कवर हो जाएगा एमसीक्यू के थ्रू ही, क्योंकि प्रयोगशाला में जो 40 नंबर का है जीएस पोर्शन, उसमें मैक्सिमम किसका पोर्शन है तो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, और कृषि मंडी में भी 17 नंबर का आने वाला है। मैं ये हर पार्ट में बता रही हूँ ताकि आपको ये सिलेबस भी याद हो जाए। और अगर आपको प्रयोगशाला परिचालक का कोर्स परचेस करना है तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, या फिर 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके भी आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज भी लेना है तो इस नंबर पर कॉल करके आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष राज्योत्सव के अवसर पर राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें एक सम्मान कौन सा है? किशोर साहू सम्मान। ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म, चित्रकला, मूर्तिकला या साहित्य? तो किशोर साहू सम्मान मिलता है फिल्म के क्षेत्र में। हिंदी, छत्तीसगढ़ी सिनेमा जगत में लेखन, निर्देशन, पटकथा लेखन, इसमें किशोर साहू सम्मान प्रदान किया जाता है। इसके नाम से ही जुड़ा एक और सम्मान है, किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार। एक किशोर साहू सम्मान अलग है और किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार ये अलग है। वो हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में, मतलब जो दोनों की फिल्म है उसके निर्देशन के क्षेत्र में राष्ट्रीय अलंकरण वाला दिया जाता है। ये पटकथा लेखन, निर्देशन ये सब मिक्स होके देता है। कौन सा? फिल्म के क्षेत्र में। तो ये तो आप को याद हो गया। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा सम्मान मिलता है? तो साहित्य के क्षेत्र में सुंदरलाल शर्मा सम्मान, सुंदरलाल शर्मा राज्य अलंकरण पुरस्कार मिलता है। ठीक है, तो फिल्म के क्षेत्र में हो गया, साहित्य के क्षेत्र में हो गया, तीरंदाजी के क्षेत्र में प्रवीर चंद्र भंसदेव के नाम पे दिया जाता है, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महान हस्तियों के नाम पे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जैसे कि मिनी माता के नाम पर महिला क्षेत्र में दिया जाता है, महिला उत्थान के क्षेत्र में गुरु घासीदास जी के नाम पे दिया जाता है, वीर नारायण सिंह के नाम पे दिया जाता है, धनवंतरी के नाम पे दिया जाता है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग सम्मान दिए जाते हैं। हम लोग जैसे अलग अलग चैप्टर वाइज से क्वेश्चन ले रहे हैं, तो इसमें आपका हर पोर्शन का तैयारी होते जाएगा। ठीक है, यहाँ जैसे मैं अभी डाल दी किशोर साहू सम्मान वाला, तो आप जाके चेक करोगे कि बाकी कौन कौन सा सम्मान है और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको उस वाले चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। और जैसे जनजाति का कोई क्वेश्चन है, जनजाति में आप जैसे नृत्य वाला देख रहे हो, तो जाके बाकी नृत्य भी रिवाइज करोगे तो वो आपका कवर हो जाएगा। ऐसे ही करके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। घोघिया पठारी किसे कहते हैं? तो घोघिया पठारी किसे कहते हैं? पहाड़ में रहने वाले पक्षी को, घोंघा को, गूंगा आदिवासी को, या फिर श्राद्ध कर्म संपन्न कराने वाले ब्राह्मण को? तो छत्तीसगढ़ी में घोघिया पठारी जो श्राद्ध कर्म संपन्न कराने वाले ब्राह्मण रहते हैं ना, उनको बोला जाता है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो श्राद्ध का कार्य करते हैं, तो वो कार्य जो ब्राह्मण करवाता है उसी को ही घोघिया पठारी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ी शब्द झुलफुलहा का अर्थ क्या है? तो बहुत छत्तीसगढ़िया लोग को इसका मतलब पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको क्या होता है झुलफुलहा का अर्थ। तो झुलफुलहा का अर्थ होता है सूर्यास्त का समय, मतलब जो सनसेट का टाइम होता है ना, उसको हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग क्या बोलते हैं? झुलफुलहा। और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दो चीज में अंतर, एक है मुंधियार और एक कौन सा है? मुंदहरा। तो आप दोनों में मुझे अंतर कमेंट करके बताएंगे। पिछले
पार्ट में मैंने जो क्वेश्चन किया था उसका सबसे पहले आंसर दिया था आरती कश्यप जी ने। तो बहुत अच्छा आरती कश्यप जी, ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, क्वेश्चन अलर्ट होकर सुनते रहिए और जवाब देते रहिए। वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर दिया कीजिए, अच्छा लगता है। गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ की किस भाषा का यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया है? तो गूगल और न्यूजीलैंड की एक कंपनी है जिन्होंने छत्तीसगढ़ की एक भाषा का क्या किया है? यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया है। तो वो भाषा कौन सा है? हल्बी, उरांव, गोंडी, ये इनमें से कोई नहीं। तो वो भाषा है गोंडी भाषा। कौन सी भाषा? गोंडी भाषा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या, इसको कैसे रिलेट करके याद रखेंगे? छत्तीसगढ़ में सब सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या किसकी है? तो गोंड जनजाति की, और उनकी भाषा क्या? गोंडी। इसीलिए फॉन्ट किस में तैयार किया गया? गोंडी में। ऐसा रिलेट करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है, बाजा मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा, पंडित पंचकोट पांडे, रामचंद्र देशमुख, पंडित कार्तिक राम। तो बाजा मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बाजा मास्टर के नाम से पंडित पंचकोट पांडे प्रसिद्ध है। इनको ये हारमोनियम बजाने में दक्ष थे, हारमोनियम बजाने में। ठीक है। और इनके बारे में एक चीज और याद रखना, जो 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, उसके संगीत समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। संगीत समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? तो पंडित पंचकोट पांडे जी थे। और एक बात याद रखने वाला, ये कौन सी शैली से संबंधित थे? ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली से क्या थे? संबंधित थे। इन्हीं को बाजा मास्टर के नाम से जाना जाता है। और ये किसमें दक्ष थे? तो हारमोनियम बजाने में दक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं, 1971 में प्रसिद्ध चंदैनी गोंदा की स्थापना किसने की थी? एक कला मंच है चंदैनी गोंदा, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। तो वो स्थापना किन्होंने किया था? बलदेव बघेल, दाऊ रामचंद देशमुख, तीजन बाई या हबीब तनवीर। तो चंदैनी गोंदा की स्थापना की थी दाऊ रामचंद देशमुख ने। तो कब किया था? तो 1971 में किया था। दाऊ रामचंद देशमुख ने ही 1951 में देहाती कला मंच की भी स्थापना की थी। देहाती कला मंच, इसकी स्थापना भी किन्होंने की थी? तो दाऊ रामचंद देशमुख ने की थी। दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे, एक चंदैनी गोंदा का 1971 में, एक 1951 में क्या? देहाती कला मंच। अब एक और फेमस पर्सनालिटी का नाम यहाँ पर क्या दिया है? हबीब तनवीर। ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं। इनके फेमस नाटक है, फेमस नाटक का मंचन इन्होंने किया चरणदास चोर, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। इन्होंने दिल्ली में 1954 में क्या किया था? हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की थी। हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की थी 1954 में। और 1959 में 1959 में नया थिएटर की स्थापना रायपुर में की। नया थिएटर की स्थापना रायपुर में की थी। ठीक है। नया थिएटर कहाँ? रायपुर में। लेकिन हिंदुस्तान थिएटर कहाँ? तो वो दिल्ली में 1954 में, और रायपुर वाला 1959 में। साथ ही इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 1983 में इनको क्या मिला? पद्मश्री मिला। और 2002 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था हबीब तनवीर जी को। तो 20 क्वेश्चन की सीरीज में ऐसे ही हम लोग पॉइंट्स रिलेट कर करके पढ़ते जाएंगे तो 20 का 40 हो जाएगा और आपका सिलेबस धीरे धीरे कवर होते जाएगा। ठीक है। अब जनजाति से लेते हैं, शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? तो कौन सी जनजाति का पूछ रहे? शिकारी जनजाति का। तो शिकारी जनजाति क्या करता है? तो वो करता है छिंद पत्ते से चटाई बनाने और झाड़ू बनाने का कार्य करता है। कौन? तो शिकारी जनजाति। नाम से हम लोग को क्या लगेगा कि वो पक्षियों का शिकार करते होंगे या फिर कोई भी जो जंगली जानवर है उनका शिकार करते होंगे, ऐसा नहीं है। शिकारी जनजाति का क्या काम है? तो वो लोग छिंद पत्ते से चटाई बनाते हैं और झाड़ू बनाने का काम करते हैं। ठीक है। काष्ठ शिल्प वाला तो पिछले वाले में मैंने बता ही दिया, एक मुड़िया का नाम आता है और एक अबुझ माड़िया का भी नाम आता है। किसमें? तो काष्ठ शिल्प कला में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, स्त्रियों के माथे पर गोदना गुदवाना किस जनजाति का विशेषता है? अगर ये ऑप्शन डी आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं साइड में लिख दे रही हूँ, ठीक है। स्त्रियों के माथे पर गोदना गुदवाना किस जनजाति की विशेषता है? बिरहोर, प्रधान, अगरिया या बैगा? तो ये बैगा जनजाति की विशेषता है। बैगा जनजाति की महिलाएं क्या करती है? अपने माथे पर गोदना गुदवाती है, ठीक है। ये उनका जनजाति, उनकी जनजाति का क्या है? विशेषता है। और जो बैगा जनजाति की महिलाएं होती है वो बादी जाति के महिलाओं से बादी जाति के महिलाओं से क्या करती है? गोदना गुदवाती है। जो बैगा जनजाति होती है ना, वो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति होती है। मैंने क्या बोला? सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक गोदना गोदाने वाली जनजाति कौन सी है, तो सर्वाधिक गोदना गोदाने वाली जनजाति है कमार, ठीक है। और गोदना गोदने का काम कौन करता है? तो कुंजर, बंजारा, ओझा, ये लोग सब लोग क्या काम करते हैं? तो ये लोग गोदना गोदने का काम करते हैं। सर्वाधिक कौन गोदना गुदवाता है? तो कमार लोग। सर्वाधिक गोदना प्रिय कौन है? तो बैगा लोग। और बैगा जनजाति की महिलाएं अपने माथे पर क्या बनवाती है? गोदना बनवाती है। और किससे बनवाती है? तो बादी जाति की महिलाओं से बनवाती है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 कथन दिए गए हैं, अब दोनों में से बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो पहला कथन दिया है हमारा, अबुझ माड़िया का ककसाड़ देवी देवताओं का नित्य है। किसका? अबुझ माड़िया का ककसाड़ देवी देवताओं का नित्य है। दूसरा कथन क्या है? मुरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य यात्रा परक होते हैं। यात्रा मतलब जैसे कि कोई धार्मिक कार्य से रिलेटेड होते हैं ना, वैसे टाइप का यात्रा परक होते हैं। तो ये क्या है? तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं। जो उनके ककसाड़ रहते हैं वो ककसाड़ देव को प्रसन्न करने के लिए वो नृत्य करते हैं, बुझमाड़िया लोग। तो कथन 1 सही हो गया। दूसरा, मुरिया जनजाति के जो भी नृत्य रहते हैं वो यात्रा परक होते हैं, धार्मिक से रिलेटेड होते हैं, तो बिल्कुल दोनों सही हैं। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा, मैंने पहले भी बता चुका है ये बात। कौन सा सुमेलित है नहीं है में हमको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर तो नहीं है वाला पूछा है, तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो हर्बल मेडिसिन पार्क बगौद, तो हर्बल पार्क कहाँ पर है? बगौद धमतरी में है, तो ये तो सुमेलित है, तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। बगौद कहाँ है? धमतरी में। फूड प्रोसेसिंग पार्क इंदावनी, तो ये सुमेलित है क्या? तो हाँ, ये बिल्कुल सुमेलित है। फूड प्रोसेसिंग पार्क इंदावनी में है, मतलब कहाँ? राजनांदगांव में। ये कहाँ है? धमतरी में। फूड पार्क टेडेसरा, ये सुमेलित है क्या? तो हाँ, ये भी सुमेलित है। ये भी कहाँ है? राजनांदगांव में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नया रायपुर, तो ये सुमेलित नहीं है, मतलब सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों सुमेलित नहीं है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नया रायपुर में नहीं है, ये कहाँ है? ये हमारे भिलाई में है, ठीक है। तो याद रखेंगे भिलाई वाले, हमारे यहाँ क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। इसके साथ ही ये हथखोज में क्या है? इंजीनियरिंग पार्क है। कुरासिया पहाड़ी किस लिए विशेष प्रसिद्ध है? तो कुरासिया पहाड़ी कौन से खनिज मिलने के लिए प्रसिद्ध है? लोहा अयस्क, अभ्रक, टीन या लोहा कोयला खदान? तो कुरासिया के पहाड़ी में मिलता है हमको कोयला। कैसे? तो कुरासिया की पहाड़ी है कहाँ पर? तो ये छत्तीसगढ़ है। और ये कौन सा जिला? MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और इसी मनेन्द्रगढ़ में क्या है? कुरासिया की पहाड़ी है। और इस साइड कौन सा सेल समूह मिलता है? तो इधर मिलता है हमको गोंडवाना सेल समूह। और गोंडवाना सेल समूह में कौन सा अयस्क, ठीक है, कौन सा खनिज? तो कोयला खनिज। इसीलिए कुरासिया की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कोयला मिलता है। कहाँ है पूछेगा तो कहाँ है वो? मनेन्द्रगढ़ में है। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अर्ध कोकिंग कोयला छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अर्ध कोकिंग कोयला छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त होता है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बट हम इसमें स्थान को भी मिलाएंगे, उसकी स्थापना वर्ष को भी देखेंगे, इसके साथ ही उसके क्षेत्रफल को भी देखेंगे, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर का भी आपका रिविजन हो जाएगा। अब सीता नदी वन्य प्राणी अभ्यारण्य, अब ये कौन से जिले में अवस्थित है? तो सीता नदी कहाँ है? तो सीता नदी है धमतरी में। और ये इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1974 में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 559 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जो सीता नदी
वन्य प्राणी अभयारण्य है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला अभयारण्य है। ठीक है, सबसे प्राचीन अभयारण्य कौन सा है? सीता नदी अभयारण्य। कब हुआ था इसका स्थापना? 1974 में। क्षेत्रफल कितना बताई मैं? 559 मतलब 559 वर्ग किलोमीटर। ठीक। अब अचान कमार टाइगर रिजर्व, अचान कमार टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये है मुंगेली में। और अचान कमार क्या है? वन्य जीव अभयारण्य भी है। और अगर अभयारण्य में देखें तो अभयारण्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और इसका क्षेत्रफल है 552 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये क्लियर है आप सभी को? अब देखते हैं उदंती अभयारण्य। उदंती अभयारण्य कहाँ है? तो उदंती अभयारण्य है गरियाबंद में। ठीक है, उदंती अभयारण्य कहाँ है? गरियाबंद में। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1983 में। कब हुआ था? 1983 में। और उदंती का क्षेत्रफल कितना है? तो उदंती का क्षेत्रफल है 230 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया, आपको समझ में आया? अब पामेड़, पामेड़ कहाँ है? पामेड़ है बीजापुर में। और पामेड़ का स्थापना हुआ था 1983 में ही। देखो, पामेड़ और उदंती दोनों का सेम है, 1983। और एक और है भैरमगढ़, उसका भी 1983 में ही स्थापना हुआ था। ठीक है, तो पामेड़ का क्षेत्रफल देख लेते हैं। पामेड़ का क्षेत्रफल है 265 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये रहा 4 अभयारण्य, उनके स्थान, साथ में उनके स्थापना वर्ष और क्या, उनके क्षेत्रफल। आप वीडियो देखते देखते ही याद करते चलिए, ताकि बाद में आपको और रिवीजन करना ना पड़े। अगर अभी याद करेंगे तो बाद में रिवीजन करना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। उस टाइम में आप कुछ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, उस टाइम का यूटिलाइज आप कहीं और भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जसपुर में स्थित है? ठीक है, इसमें है पूछ रहे हैं, तो कौन कौन सा स्थित है देख लेते हैं। राजपुरी जलप्रपात जसपुर में है क्या? तो बिल्कुल है। रानीदा है क्या? तो है। दानपुरी है क्या? है। चर्रे मरे है क्या? तो नहीं, चर्रे मरे नहीं है। ये कहाँ है? तो चर्रे मरे जलप्रपात है कांकेर में। ठीक है, तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ऑप्शन डी होगा। 1, 2 और 3। जसपुर में और कौन कौन से जलप्रपात है? तो गुल्लू जलप्रपात, बेने जलप्रपात, मकरभंजा जलप्रपात। ठीक है, राजपुरी, रानीदा, दानपुरी, ये सब तो आपको पता ही है। ठीक है, भृंगराज जलप्रपात, ये सब कहाँ है? तो जसपुर में है। और जसपुर में मैं कल कौन सा गुफा बताई थी? कैलाश गुफा, जिसका निर्माण किन्होंने करवाया था? संत रामेश्वर दास गहिरा गुरु ने। और वहाँ किसका मंदिर है? तो शिव पार्वती का मंदिर है। और साथ ही वहाँ गुफा को काटकर आश्रम भी बनाया गया है। ठीक, तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, पेपर कभी भी हो सकता है। आप लोग ये मत देखिए कि जब नोटिस आएगा तभी पढ़ने बैठेंगे, अभी से पढ़ने बैठिए, ताकि बाद में आपको हड़बड़ ना हो। मतलब सारे सिलेबस क्या हो जाए, एक साथ कवर हो जाए और आपके अच्छे नंबर आए। ठीक, और इसके लिए आप डेली ये सीरीज भी देख सकते हैं हम लोग का। अभी CGGS का सीरीज चल रहा है, ये लगातार चलते रहेगा। ये आज का 4था सीरीज है। ठीक, और इसके साथ ही में और कौन सा सीरीज चल रहा है? तो साइंस के फिजिक्स का सीरीज चल रहा है, आकाश सर के द्वारा लिया जा रहा है। ये भी लगातार चलेगा। तो आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही सीरीज लगातार आने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख योजना शामिल की गई है? देखो, केंद्र सरकार के द्वारा टोटल कितना परियोजना बनाएगा? 99। ठीक है, 99। लेकिन उसमें छत्तीसगढ़ के कितने परियोजनाओं को चुना गया है? तो छत्तीसगढ़ के केवल 3 परियोजनाओं को चुना गया है। तो वो 3 कौन कौन सा है? तो पहले तो है केलो वृहद सिंचाई परियोजना, ठीक है, केलो नदी वाला। और दूसरा क्या है? खारंग सिंचाई परियोजना। और तीसरा क्या कौन सा है? तो तीसरा है मनियारी सिंचाई परियोजना। केलो वृहद सिंचाई परियोजना का क्षमता कितना है? तो 22,510 हेक्टेयर समथिंग। ठीक है, खारंग का 8300 है और मनियारी का 11,515 है। ठीक, इसका 550 है शायद। ठीक,
नेक्स्ट देखते हैं, बोध घाट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। पहला कथन दिया है, यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। इस बोध घाट परियोजना की बात हो रही है तो ये इंद्रावती पर स्थित है, तो बिल्कुल ये इंद्रावती नदी पर ही है। कहाँ है? तो दंतेवाड़ा के बोध घाट जगह पे। ये बोध घाट का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उस बोध घाट में बोध नाम की क्या मिलती है? मछली मिलती है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया बोध घाट। कहाँ है? तो दंतेवाड़ा में है। इंद्रावती नदी में है, तो हाँ बिल्कुल इंद्रावती नदी में है। इस परियोजना से लाभ पाने वाले जिले कौन कौन से होंगे? दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर होंगे। तो हाँ, ये तीन, इस परियोजना से, जो बोध घाट परियोजना है, उससे दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर तीनों जिले क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। इस परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 366,580 हेक्टेयर, 3,66,580 हेक्टेयर। तो ये बिल्कुल सही है। चौथा कथन दिया है, इस परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है। तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी कथन सही हैं। मेरी राइटिंग बेकार है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई। सभी कथन सही हैं, ठीक है। ये परियोजना जिसमें भी इसकी विद्युत क्षमता 300 मेगावाट बताई जा रही है, पहले ये प्रस्तावित था 500 मेगावाट, लेकिन 500 से फिर कम करके 300 में रखा गया है इसको। 16वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती है? दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती है मतलब क्या कि कौन सा भू आवेष्टित है? कौन कौन सा जिला भू आवेष्टित है? तो ऑप्शन से देख लेते हैं। सरगुजा, वो तो भू आवेष्टित है। बेमेतरा भी है, जांजगीर चांपा भी है, लेकिन धमतरी उड़ीसा को टच करता है, तो ये सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि पूरा ग्रुप में देखना है, तो देखना है कि कौन कौन सा नहीं करेगा। और नीचे देख लेते हैं, सरगुजा तो राजनांदगांव, बीजापुर, महासमुंद ये सभी तो टच करते, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। जसपुर भी उड़ीसा को टच करता है, झारखंड को टच करता है। रायपुर, दुर्ग ये सभी तो लैंडलॉक है, लेकिन जसपुर तो टच करता है ना, इसीलिए भी ये सही आंसर नहीं होगा। बालोद, बेमेतरा, कोरबा, जांजगीर चांपा, तो ये सभी भू आवेष्टित जिले हैं, ये किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, इसीलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 17वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा मान सही नहीं है, पूछ रहा है। तो कौन सा सही नहीं है? ये पीली चिकनी मिट्टी से तात्पर्य क्या है? लाल पीली मिट्टी से है, लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी को स्थानीय भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? मटासी, तो ये तो सुमेलित है। काली मिट्टी को हम लोग स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? कन्हार मिट्टी या रेंगुर मिट्टी, ठीक है, ये भर्री, तो ये भी सुमेलित है। काली पीली मिट्टी का मिश्रण, पीली मतलब वो लाल पीली की बात कर रहे हैं, तो काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण को कछार बोलते हैं क्या? तो नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डोरसा मिट्टी, डोरसा, ठीक है। काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण को क्या मिट्टी बोलते हैं? डोरसा मिट्टी। अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी को तो भाटा मिट्टी बोलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि यही क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। 18वां प्रश्न क्या बोल रहा है, इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किनके नाम पर है? जो हमारे छत्तीसगढ़ में लॉ कॉलेज है, नेशनल लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी, वो किनके नाम पर रखा गया है? कुशाभाऊ ठाकरे, हिदायतुल्लाह, डॉक्टर सीवी रमन, स्वामी विवेकानंद। तो जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो हिदायतुल्लाह जी के नाम पे रखा गया है, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2003 में। कब? वर्ष 2003 में। जो हिदायतुल्लाह जी थे वो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इसके साथ ही वो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। इन्हीं के नाम पे हमारे छत्तीसगढ़ में जो लॉ यूनिवर्सिटी है उसका नामकरण किया गया है। यहाँ पे एक और नाम है कुशाभाऊ ठाकरे। तो कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कब? तो 2005 में, ठीक है। कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता एवं जनसंचार। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, जो टेक्निकल वाले होंगे सबको CSVTU का नाम पता होगा। शॉर्ट फॉर्म हम लोग को पता रहता है, कभी कभी पूरा नाम याद भी नहीं आता, ठीक है। तो CSVTU जो स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी है, वो इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना भी हुआ था 2005 में। डॉक्टर सीवी रमन से तो बहुत लोग PGDCA किए होंगे, सबको नाम बस पता होगा। पता है कि इसका स्थापना कब हुआ? तो जान लो, इसका स्थापना हुआ 2006 में। ये कहाँ है? तो कोटा बिलासपुर में इसका हेड ऑफिस है, ठीक। कुशाभाऊ ठाकरे कहाँ है? तो भाटागांव, रायपुर,
स्वामी विवेकानंद, ये हमारे भिलाई में है। 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनगणना 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ के संबंध में असत्य कथन है, मतलब कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो स्त्री पुरुष अनुपात, जिसको लिंगानुपात भी बोलते हैं हम लोग, तो वो कितना था, ये बाल लिंगानुपात होगा, ठीक है, बाल लिंगानुपात। तो बाल लिंगानुपात कितना था, 9:6 से 9 था, और बड़े लोग का 9:9:1। जनसंख्या घनत्व 189 था, तो बिल्कुल था। साक्षरता 70.28% था, तो बिल्कुल 70.28% ही था। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, वार्षिक वृद्धि दर 22.61 था क्या, तो ये वार्षिक वृद्धि दर ये असत्य है। क्यों, क्योंकि वार्षिक वृद्धि दर नहीं, ये कौन सा था, 10 की वृद्धि दर, मतलब 10 साल में जितना वृद्धि हुआ उसके हिसाब से। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, वार्षिक, तो असत्य कथन कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। अंतिम प्रश्न है, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो, और उनको कहिए कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे ही सीरीज ये लगातार चलते रहेगी तो उनकी परीक्षा का तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जो लोग ये देख रहे होंगे वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि इन सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा ही होगा। नहीं किए हो तो जल्दी जल्दी करो सब लोग, ताकि और अच्छे से अच्छे सीरीज हम लोग लाए। अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट रहता है ना कोई भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट कर दिए कीजिए, उसको देख के उसका आंसर हम लोग बता देंगे। देखते हैं मंदिर और उनके निर्माणकर्ता वंश कौन कौन से है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, तो लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, इसकी स्थापना किन्होंने किया था, तो इसकी स्थापना किया था पांडु वंश, ठीक है, महारानी वास्ता के द्वारा। बाद में फिर महर्षि बालार्जुन के द्वारा उस कार्य को कंप्लीट कराया गया था। तो पांडु वंश वाले लोग किए थे लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का निर्माण। भोरमदेव कवर्धा, तो भोरमदेव कवर्धा का निर्माण किन्होंने किया था, तो फणी नागवंशी ने किया था। शिव मंदिर बासुर, तो इसका निर्माण किया था छिंदक नागवंश वालों ने। और शिव मंदिर पाली, तो इसका निर्माण किया था, इसका जीर्णोद्धार किया था किन्होंने, तो कलचुरी वंश वाले ने। निर्माण तो बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। तो ये रहा आज का 20 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।